स्वागत है दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत अगर आप रेडियो ऑपरेटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जीके और साइंस की सुपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसकी क्लास जो है मेरे प्यारे भाई, ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए तो है ही, साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए भी टारगेट है। और इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, नई प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां से आप सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दें, यूपी पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके के 5000 क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी के लिए लॉन्च की गई है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। यह है व्हाट्सएप नंबर 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप करके ई बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है, ठीक है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप गाइस व्हाट्सएप करके अन्य जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन को कवर कर पाए, ठीक है। कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और फटाफट आंसर देंगे। सूर्य के सबसे नजदीकी कौन सा ग्रह है। जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शुरुआत करने से पहले ही क्लास को एक बार दिल से लाइक ज़रूर कर देंगे। कहने की ज़रूरत बीच में ना पड़े, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बुध ग्रह, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। और ये जो है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों यानी कि केवल और केवल 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद देख सकते हो। 1 2 3 4 5 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बात की गई है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। इसमें बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। याद रखना, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है। फटाफट आंसर देंगे, अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है सौर मंडल में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल में अत्यधिक तीव्र है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। और जब सूर्य के नजदीक है तो सबसे कम दिनों में सब परिक्रमा भी पूरी करता है, तो अत्यधिक तीव्र ग्रह होगा ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे नए रंग रूट बता रहे हैं कि जो बुध है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, कनिष्क को। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चरक जो थे ये किसके राज चिकित्सक थे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चरक जो थे ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसके लिए आप 3 सेकंड का समय लीजिए और अच्छे से आंसर दीजिए। गलत किसी का भी नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, बात बिल्कुल सही और बिल्कुल सही लिखा गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, ये भी सही लिखा गया। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया। बट यहाँ पर जो ध्रुव स्वामिनी है नागार्जुन लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है।
कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी जो है नागार्जुन नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो यही यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो है ये नागार्जुन नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कादम्बरी है इसके लेखक कौन है। आप निश्चिंत रहिए, अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबको वर्दी में दिलाकर ही रहूंगा। लेकिन मेरे बड़े भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लगातार अपने इस हौसले को ऊर्जा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से जी जान लगा रहा हूँ आपके इस सपने को पूरा करने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बरी के लेखक कौन है? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बाणभट्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाणभट्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य ग्रहण जो है ये कब होता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। कहने का मतलब है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाए। जब चंद्रमा जो है ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाएगा तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण। लेकिन अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण होगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? CO2 व जलवाष्प, जलवाष्प व धूल कण, या फिर तूफान, या फिर धूप, आंधी, जल धूल कण, सभी। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जल वाष्प और धूल कण। ये गाइस जो ऐसे हैं, ये दो ऐसे घटक हैं जो वायुमंडलीय परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स लैटिट्यूड का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। एक अश्व अक्षांश जो है इसका संबंध किससे है? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, RRB भुवनेश्वर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि निम्न अक्षांशों पर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। निम्न अक्षांशों पर मौसम के उतार चढ़ाव होते हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे छोटा महाद्वीप है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत करता हूं, अगर उनको लगता है कि इस बार उनको वर्दी मिल जाएगी, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। अगर मैं आपके लिए इतनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं क्लास को लाइक कर दें। मैं गाइस इस क्लास को शुरुआत करने से पहले ये सोचता हूं कि आज मैं ये क्लास में नहीं कहूंगा लाइक करने को, बट मुझे कहने के लिए गाइस यहाँ पर
कहने पड़ता है, क्योंकि ये कारण ऐसा है कि आप सब बिना कहने के अलावा भी आप लाइक नहीं करते हो। अगर मैं कहूँगा नहीं तब तक आप लाइक भी नहीं करते हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं रहती है कि आप बिना लाइक किए देख सकते हो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, कृपया एक बार क्लास को दिल से लाइक ज़रूर कर देंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जंजीबार द्वीप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जंजीबार द्वीप को लौंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जंजीबार द्वीप को लौंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पठार को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और वो कौन सा पठार है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे संसार की छत के पठार नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसको 7 पर्वतों का नगर भी कहा जाता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि इसे यहाँ पर जो इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी वो कौन सी है? रोम। और रोम को ही 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। और मेरे प्यारे भाई ये भी याद रखना, इस रोम को 7 पर्वतों का नगर तो कहा ही जाता है, इसके अलावा इसे पश्चिम का बेबीलोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? पश्चिम का वेवीलोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये इनको गाइस शाश्वत का नगर भी कहा जाता है, शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो शाश्वत नगर, 7 पर्वतों का नगर और पश्चिम का बेबीलोन, ये रोम को ही कहा जाता है, जो कि इटली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर तिब्बती लोग जो हैं, ये गाय सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगा, और जिसका अर्थ होता है देवी माता, कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट को तिब्बती लोग चोमोलुंगा कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर जो है संसार का सबसे छोटा महासागर है। अगर सबसे बड़ा महासागर की बात की जाए तो याद रखो मेरे प्यारे भाई, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा, प्रशांत महासागर ये जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। अगर सबसे छोटा कहा जाएगा तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सेशल्स जो है ये किस महासागर में स्थित है? सेशल्स जो है ये किस महासागर में स्थित है? मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि हिंद महासागर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि कैस्पियन झील, बिल्कुल सही आंसर होगा। कैस्पियन झील जो है मेरे प्यारे भाई, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सबसे अधिक गहरे ताजे पानी की झील है? अब यहाँ पर गाइस ये थोड़ा आपका लंबा जरूर दिख रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि दुनिया की सबसे अच्छी और ताजे पानी की झील कौन सी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा।
तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, बैकाल झील जो है ये दुनिया की अच्छी और ताजे पानी की झील होती है। सही आंसर हो जाएगा लेक बैकाल। लेक का मतलब होता है झील, ठीक है। लेक का मतलब ही होता है झील, LAKE, इसका मतलब होता है झील, और बैकाल तो इसका नेम ही है। तो लेक बैकाल जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सबसे अधिक गहरी ताजे पानी की झील है, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ह्वेनसांग, बिल्कुल सही आंसर होगा। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जो है ये गाइस भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बताने कि थानेश्वर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, उसके बाद इन्होंने इस राजधानी को परिवर्तित करते कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहली थानेश्वर ही थी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगी। आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए यूट्यूब एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आप सीधा टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर गाइस हाईलाइट कर रहा हूँ, यही आपको वहाँ पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता, लेकिन ये लिंक वर्क नहीं करती है। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? बताएंगे, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड मिरर के रूप में भी यही प्रयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर उत्तल दर्पण बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई की एक जूल जो है कितने अर्घ के बराबर होता है? एक जूल जो है ये कितने अर्घ के बराबर होता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, एक जूल जो है ये 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। एक जूल 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि एक बार बराबर होता है। यहाँ पर आप देख लो गाइस, बार जो है ना, ये बार जो है ये दाब मापने की इकाई है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बार दिया गया है ना, इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में स्थान नहीं दिया गया था, इसीलिए ये ज्यादा गाइस परिचित नहीं हुई। लेकिन याद रखना, एक बार जो है ये कितने पास्कल के बराबर होता है? 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। 10 की पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? मछलियां गर्म खून की होती हैं, या फिर मछलियां बर्फीली मौसम में सुसुप्तावस्था में रहती हैं, या फिर झील की तली का पानी जमता नहीं है, या फिर बर्फ मछलियां तक ऊष्मा पहुंचाती हैं। अब बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे भाई, झील के जो नीचे का या फिर जो पानी, जो तली का पानी होता है वो जमता ही नहीं है जिसमें मछलियां होती हैं। तो इसीलिए जो मछलियां हैं वो जमे पानी में भी जीवित रह सकती हैं, लेकिन किसमें? केवल और केवल झील में। तो याद रखना, झील की तली का पानी जमता ही नहीं है, जिसकी वजह से मछलियां जीवित रहती हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रबड़ को सल्फर मतलब गंधक से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि उसे अधिक देर तक रखने के लिए, मतलब उसकी जो गाय से इम्यूनिटी क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाए। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन वल्कनीकरण बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तत्वों का रूपांतरण किया था किसने?
देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ना तो मैं आपसे पैसे लेता हूं, ना ही मैं आपसे रुपए लेता हूं, और ना ही मुझे आपसे रुपए पैसे चाहिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन जिनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उनके लिए जितनी भी मदद कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री में करूंगा। जो कुछ भी मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, जो कि फ्रेंड्स बुक मैंने दी है, सारी मैंने आपको फ्री में ही दी है। तो आप सबका फर्ज बनता है कि आप भी फ्री में लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपका लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तत्वों का रूपांतरण किया था, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे, रदरफोर्ड के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर होगा, वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना मेरे प्यारे भाई, मिट्टी के घड़े में जो जल है ये ठंडा ही इसलिए रहता है क्योंकि गाइस इसमें वाष्पीकरण होता है, उसकी ऊष्मा का वाष्पीकरण होता रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इवापोरेशन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किसी नवयुवक की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? कहने का मतलब है कि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जो कि स्पष्ट हो। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कहा जाता है कि अनंत मतलब अधिकतम दूरी, तो याद रखना अधिकतम दूरी होती है अनंत, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी कहा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। याद रखना 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि एक व्यक्ति जो समीप की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, किंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है? देखो, इसमें सबसे ज्यादा विपरीत ही होता है। अगर समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। इसमें मैंने आपको बताया बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। और इस दृष्टि दोष से रोगी के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि तेल की दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के कारण? तेल की दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के कारण? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? और यही गाइस जो है, यही मोमबत्ती में भी क्रिया कार्य करती है, जिसे कहते हैं केशिकत्व या फिर केशिका क्रिया। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि केशिका क्रिया के कारण तेल के दीपक की बत्ती में जो तेल है ये ऊपर चढ़ता रहता है, केशिका क्रिया के कारण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जहाज की गति की अभिव्यक्ति कितनी होती है? वो कितनी नहीं, मतलब किसके द्वारा मापी जाती है? तो आप सबको पता है गाइस कि नॉटिकल मील में मापा जाता है, जिसे नॉट में कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? नॉट, KNOT, नॉट जो है बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिला करेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन समय से आपको मिले। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन सी नहीं है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, ये सभी हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं है। डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है आपके सामने कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है किस ओर? दिन में भूमि से समुद्र की ओर, या फिर दिन में समुद्र से भूमि की ओर, या फिर रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, या फिर रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर? अब देखो, समुद्रीय शीतल पवन जो है, यानी कि समुद्रीय शीतल हवा जो है, ये कब बहती है? बिल्कुल सही है, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायकाल या फिर रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सायकाल या फिर रात्रि में आकाश में सबसे ज्यादा शुक्र चमकता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला तारा शुक्र को ही कहा जाता है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्यों। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है मतलब धीरे धीरे चलता है, इसका कारण क्या है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं कि वायु का अपवर्तनांक जो है ये कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसीलिए प्रकाश जो है ये वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने मेरे प्यारे भाई की ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि ऊर्जा तो उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल इसका रूपांतरण ही संभव है। तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसका विनाश हो सकता है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, केवल और केवल इसका रूपांतरण ही होता है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसका विनाश संभव है, ना ही इसका विनाश हो सकता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण का यही तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है ये विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, जिसे वोल्ट मीटर भी कहा जाता है, वोल्ट प्रति मीटर भी इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पीएच का मान होता है गाइस, अगर वो 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। याद रखना, यहाँ पर अगर वो 7 से कम है ना तो वह कैसा होगा, अम्लीय माध्यम होगा। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वह कैसा होगा, क्षारीय माध्यम होगा। और अगर 7 ही है तो वह उदासीन माध्यम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, नींबू, और नींबू कैसा होता है, खट्टा। खट्टा का मतलब हुआ वो अम्लीय होता है, तो इसका मतलब वो 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से कम होगा। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.3 जो है ये नींबू के रस का पीएच मान होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये गाइस अम्लीय होता है। नेक्स्ट है आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं किस परिपथ में, केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी, या फिर एसी और डीसी दोनों, या फिर एकीकृत परिपथ में। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि केवल और केवल एसी परिपथ में ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करते हूँ, एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आप सबको यहाँ पर बता दूंगा इसकी जो हमारी क्लासेस हैं ये डेली चलती हैं। आप सभी सारी क्लासेस को अटेंड जरूर करें। अगर आप डेली सारी क्लास को अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। आपको हमारी आज की मेहनत कैसी लगी, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ गाइस की ये हमारी मेहनत जो है ये आपको किस प्रकार लगती है। और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर संभव कोशिश रहती है कि आप सभी प्यारे भाई बहन के जो कुछ भी क्वेश्चन है हर सवाल का जवाब दिया जाए। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।